फोर्थ व्यूज, चौथा विचार। अनुसूचित वर्ग जाति के नाम पर पासवान सबसे मुखरता से सड़कों पर उतरे। कुछ जिलों में जाटो, जिनको रविदास कहते हैं, चमार जाति के लोग भी उतरे। तो दलित वर्ग के नाम पर बिहार के अनुसूचित जाति की राजनीति में इन्हीं का दबदबा है, इन्हीं दो जातियों का। बाकी कोई भी सड़कों पर इन जातियों से न के बराबर उतरा। और दूसरी बात, जो जो ही जाति के लोग थे, हाँ, ये उच्च जाति के लोग थे। दलितों में जो उच्च जाति है, दबंग जाति है, उन्हीं जातियों के लोग थे। तो इससे यह भी स्पष्ट हुआ कि आजादी के इन 75-77 सालों में अपने मठ और गढ़ बन गए हैं। एक ओबीसी का मठ और गढ़ है, एक अनुसूचित जाति जनजाति का मठ और गढ़ है। और इन मठों गढ़ों के जो मठाधीश हैं, ये इस तरीके से इन्होंने संरचना बना रखी है कि अब इसको कोई छुएगा तो उसमें आग लग जाएगा, इसने कुछ इसमें टच किया तो ये हो जाएगा। जबकि ओबीसी के अंदर भी यही स्थिति है कि कुछ जातियां लाभान्वित हो रही हैं, जिनको पिछड़ों में हम अगड़ा कह सकते हैं। अनुसूचित जाति वर्ग में भी यही स्थिति बनी हुई है। और चौरसिया जी ने बिल्कुल सही कहा कि रोहिणी आयोग ने जो मेंशन किया है, लगभग 983 या 993 ऐसी जातियां हैं जिनका रिप्रेजेंटेशन 0% के आसपास है। तो ये सामाजिक न्याय के नाम पर एक सामाजिक अन्याय का खेल चल रहा है, और जिसको सामाजिक न्याय के खोल से ढकने का एक प्रयास किया जा रहा है। तो मेरा ये कहना है कि आजादी के बाद से अनुसूचित जाति जनजाति को तो शुरू से ही आरक्षण है। अगर अभी एक सर्वे हो तो असलियत सामने आ जाएगी। तो इन कथित मठाधीशों की बौखलाहट का कारण यही है, ये इस सच्चाई को उजागर होने से रोकना चाह रहे हैं। ये समझ रहे हैं कि हमारे समाज में स्तरीकरण है, वर्गीकरण है। कोई अनुसूचित जाति भी कोई होमोजेनस सोसाइटी नहीं है, पिछड़ा वर्ग भी कोई होमोजेनस सोसाइटी नहीं है। दोनों वर्गों में जो दबंग जातियां हैं, उन्होंने अपने से कमतर कमजोर जातियों के हक को मार रखा है। और ये हकमारी करके ये आगे बढ़कर के उसका नेतृत्व इन्होंने संभाल लिया है। और इनका प्रोजेक्शन इस रूप में रहता है कि गोया हम पूरी पिछड़ी जातियों या अनुसूचित जाति जनजाति के खैरख्वाह हैं, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है। मैं समझता हूं कि आज की तारीख में एक न्यायिक समीक्षा आयोग सुप्रीम कोर्ट की निगहबानी में स्थापित होनी चाहिए, और पिछड़ी जातियों के भीतर और अनुसूचित जाति जनजाति वर्ग के भीतर जो जातियां आगे बढ़ चुकी हैं, उनको बाहर करने का काम करना चाहिए। और जब तक ये जातियां इस आरक्षण के दायरे से बाहर नहीं होंगी, तब तक इनके अंदर जो जातियां जो पिछड़ चुकी हैं, उनको आगे बढ़ने का ये जातियां कभी मौका नहीं देंगी। और इसी तरह से ये यथास्थिति बना रहेगा। और मोदी जी का जो मामला है कि वो पीछे हटे या रोल बैक किए, तो ये मामला दरअसल मोदी जी का नहीं है। इस देश की सियासत में आरक्षण और संविधान को लेकर ऐसा स्थिति बना दिया गया है कि ये आरक्षण और संविधान गोया ये नहीं हुआ, ये कोई लग रहा है कि आसमानी किताब हुआ कि जो इसको छुएगा वो जल जाएगा। कांग्रेस ने 108 संशोधन किया संविधान में। कांग्रेस ने पूरी निर्लज्जता के साथ और दबंगई के साथ 108 संशोधन किया। तो क्या संविधान को क्या फर्क पड़ गया? जरूरत के अनुसार संविधान संशोधन होता रहता है, आगे भी होता रहेगा। लेकिन एक माहौल बनाया जा रहा है, और एक साजिशन एक माहौल बनाया जा रहा है। इसमें कुछ हाथ तो देश के राजनीतिक दलों का है, और कुछ बाहर से जो विदेशी ताकतें हैं, जिन ताकतों का हाथ बांग्लादेश में भी नजर आया, अमेरिका का हाथ नजर आया, ये हाथ तो भारत में भी दिख रहा है। इस तरह के आंदोलन में भी हो सकता है बहुत लोग सहमत न हो हमारी बात से, लेकिन ये सच्चाई है कि इन आंदोलनों के पीछे विदेशी ताकतें हैं जो देश को अस्थिर करना चाह रही हैं। और रही बात कि इन्हीं आरक्षण के मसाइल में हम उलझे रहेंगे, तो ये जो 2047 तक विकसित भारत का संकल्प मोदी जी ने दिखलाया है, उस संकल्प का क्या होगा? तो बेहतर है कि पूरी तरह से योग्यता को दरकिनार कर दिया जाए। ये घोषित कर दिया जाए कि इस देश में योग्यता के नाम पर अब कोई भर्ती नहीं होगी, 100% आरक्षण कर दिया जाए, वो ज्यादा बढ़िया है। और आपने जो शीर्षक दिया, मुझे अच्छा लगा कि जो साथ घूम रहे हैं, पिछड़ों के जो साथ घूम रहे हैं दलितों के, वही उनके सबसे बड़े दुश्मन है, क्योंकि उनकी हकमारी वही कर रहे हैं। अगले तो कहीं परिदृश्य में है ही नहीं, अगले तो स्टेडियम में बैठ करके मैच देख रहे हैं, वो मैच का आनंद ले रहे हैं। अगले कहीं परिदृश्य में नहीं है दूर दूर तक। अब यही लोग आपस में एक दूसरे की हकमारी कर रहे हैं और सामाजिक न्याय का ढोल बजा रहे हैं। तो ये ढोल बजना बंद होना चाहिए। अब दोनों समाजों के अंदर, ओबीसी वर्गीकरण के अंतर्गत, अनुसूचित जाति जनजाति वर्ग के अंतर्गत, जो वास्तव में समाज पिछड़ा हुआ है। अब आप बताइए, एक पासवान समाज के व्यक्ति की तुलना पे एक
हलखोर और स्वीपर समाज के व्यक्ति से कैसे कर सकते हैं? ये तुलना न्यायोचित है? दोनों के समाजों में, दोनों के रहन सहन में, दोनों के माइंडसेट में कहीं कोई अंतर नहीं है। आज दलित वर्ग में जो ऊपर चली गई जातियां हैं वो तुरंत भर में सड़कों पर आ जाती हैं। आज हमने गोपालगंज का नजारा देखा, आपने टीवी में देखा होगा, एक स्कूल बच्चों से भरी बस को आग लगा दी गई। एक स्कूल बच्चों से भरी बस को आग लगा दी गई। और जब बात होगी तो कहेंगे हम सदियों से दबे कुचले हैं। तो जो सदियों से दबा कुचला रहेगा वो आग लगाने के हर के तौर पर करेगा। ये स्पष्ट कर रहे हैं अपने आप तौर तरीकों से, ये किसी भी तरह से अब ये दबे कुचले नहीं है। अब समय की और वक्त की मांग है। अब ये तकाजा है कि इन लोगों को अनुसूचित जाति वर्ग से और ओबीसी समुदाय से बाहर किया जाए और वास्तविक हकदारों को आगे लाया जाए, तभी सामाजिक न्याय की परिकल्पना जमीन पर फलितार्थ हो सकेगी, साकार रूप ग्रहण कर सकेगी। संजीव सर से, बिहार के लगभग 15 यूनिवर्सिटी होंगे, उसमें कितने दलित वाइस चांसलर हैं या कितने ओबीसी वाइस चांसलर हैं या रजिस्ट्रार हैं बिहार में? हाँ, नहीं, हमारी जानकारी में तो किसी यूनिवर्सिटी में दलित वाइस चांसलर नहीं है। और आप बोल रहे हैं कि वो इतना क्रीम खा के मोटा गए हैं कि उनको बाहर कीजिए। कहने का मतलब आपने नहीं समझा। क्रीम खा के कौन मोटा हुए हैं? क्रीम खा के मॉडर्न जो मेरी बात सुन लीजिए। हाँ, मॉडर्न स्टेट किसी इंडिविजुअल के पावर पे ऑपरेट नहीं करती है, ये इंस्टीट्यूशंस के थ्रू ऑपरेट करती है। और उसमें कितने लोग किस कम्युनिटी के हैं ये बहुत मैटर करता है। बहुत मैटर करता है। आप बोलते हैं कि यूआर कैटेगरी में फाइट करो। यूपी में क्या झगड़ा चल रहा है अभी शिक्षक भर्ती का? वहां के ओबीसी तो यही बोल रहा है, ऐसी बोल रहे हैं कि हमारे यूआर से ज्यादा मेरिट गया है जनरल से, तो हमें यूआर में जगह दो। तो दोनों चीजें तो एक साथ नहीं चल सकती। नहीं, हम वो नहीं कर रहे हैं। हम कह रहे हैं कि ओबीसी के अंतर्गत और एससी एसटी के अंतर्गत जो समाज आगे बढ़ गया है, तो अब एक समीक्षा होना चाहिए। आरक्षण को कोई जड़ व्यवस्था तो बना के नहीं रखा जा सकता है ना। मेरी बात तो आरक्षण को मेरी बात तो सुन लीजिए। हाँ, बोलिए। आगे बढ़ने का यार्डस्टिक क्या है? आगे बढ़ने का मानदंड क्या है? किस सोसाइटी? मानदंड है शिक्षा। शिक्षा, और शिक्षा पढ़ के क्या होता है? दिल्ली में हजारों सरकारी कर्मी। हाँ, मेरी बात तो सुन लीजिए। अग्रेपन या पिछड़ेपन का एक बेसिक यार्डस्टिक होगा। ये इकोनॉमिक फैक्टर नहीं है, इसका एक बेसिक यार्डस्टिक है कि इंस्टीट्यूशंस में हायर लेवल जिसके थ्रू कोई नेशन स्टेट गवर्न होता है, कंट्रोल होता है, उसमें किसका कितना रिप्रेजेंटेशन है। आप बता दीजिए कितने जज, कितने वाइस चांसलर, कितने बड़े लेवल के प्रोफेसर, कितने बड़े लेवल के टीवी एंकर, किस कम्युनिटी, कितने संपादक। मैं बहुत सारी चीजें सार्वजनिक रूप से नहीं बोल सकता, लेकिन ऐसा भी एग्जाम्पल देखा गया है कि ये बोला जाता है कि इसको इतना ही नंबर वाइवा में दो कि वो केवल अपनी कम्युनिटी में फाइट कर पाए। और ऑफिशियली अभी 50% सीट अपर कास्ट के लिए रिजर्व कर दी गई है। इसी बात को लेके पूरा झगड़ा चल रहा है। तो सर फिर तो बेहतर ये है ना कि 100% आरक्षण लागू कर दिया जाए, जिसकी जितनी। वही तो कह रहे हैं, वही ना कह रहे हैं। अरे आरक्षण 100% कर दीजिए, कहानी खत्म कर दीजिए। हमारी सोसाइटी को टोटली मेरिटोक्रेसी बनने में अभी समय लगेगा। फॉल्ट लाइन्स 100% सर, 100% आरक्षण दे दीजिए, तमाशा ही खत्म हो जाएगा। हम दर्शक दीर्घा में अगड़ी जातियां जो है समाज के वो बैठेंगी, फिर फाइट इन्हीं पिछड़े समाज के भीतर और दलित समाज के भीतर होगा। हम तो कह ही रहे हैं कि घोषित कर दीजिए कि हमने आज से योग्यता को तिलांजलि दे दी। योग्यता का कोई स्थान भारत के संविधान में, भारत के इकोसिस्टम में नहीं रहेगा। आप क्या बोल रहे हैं कि रिजर्व कैटेगरी के लोग योग्य नहीं होते? योग्यता की परिभाषा क्या है भाई? योग्यता की परिभाषा आप यही बोल रहे हैं कि रिजर्व कैटेगरी के लोग योग्य नहीं होते हैं। योग्यता की परिभाषा क्या है? योग्यता की परिभाषा यही है कि फ्री फॉर ऑल सबको दीजिए। एक शिक्षा व्यवस्था बने जिसमें कुछ लोगों को, जो समाज के पीछे रह गए तबके हैं, उनको शिक्षा में विशेष प्रोविजन कीजिए। उनके लिए निःशुल्क शिक्षा की व्यवस्था हो, तमाम आधारभूत सुविधाएं उनको निःशुल्क दी जाए। और उसके बाद एक स्टेज के बाद ओपन मैदान दीजिए ताकि वो आगे बढ़ सके। तो एक के पैर में आप सिक्कड़ बांध दे रहे हैं और एक को कह रहे हैं कि फ्री दौड़े,
तो दोनों से आप बराबर के दौर की उम्मीद कैसे कर सकते हैं, ये हमको समझाइए आप लोग जरा। किसके पैर में सिक्कर बांधा गया है ये भी तो बतलाइए। समाज के अगड़ी जातियों के पैर में। अच्छा, बहुत बढ़िया, मान लिए उस सिक्कर के बांधने के बावजूद भी गवर्नमेंट जॉब का जो सर्वे आया है लगभग 80% प्रोफेसर से एक सिंगल कम्युनिटी से है। इनमें इतनी विशेष योग्यता है, यदि पैर छोड़ दिया जाए तो हार्वर्ड, प्रिंसटन, येल सबसे आगे भारत चला जाएगा। भारत सरकार को ये काम अविलंब करना चाहिए। न्यायपालिका में भी वही स्थिति है, मीडिया में भी वही 90 से लेकर के अभी तक 34 वर्ष में आरक्षण लागू है ना भारत में, ये बताइए सर। वीरेंद्र बाबू आप ही बताइए, हमको इधर उधर घुमाइए मत। 90 से लेकर के 24 तक 34 साल से पिछड़े वर्ग का आरक्षण लागू है। 90 में नहीं लागू है तो सर। इस आरक्षण व्यवस्था का लाभ उस वर्ग में किस तबके को मिला और किस तबके को नहीं मिला, जरा इसको स्पष्ट कीजिए आप। ये उनके अंदर की समस्या, आपको क्या समस्या हो रही है इससे? क्या नहीं समस्या होगी, क्या नहीं होगी समस्या। जितनी संख्या आपको ना, उससे ज्यादा मिल रहा है। वीरेंद्र बाबू तब तो बीपी सिंह को आरक्षण ही लागू नहीं करनी चाहिए थी, सवर्ण ना ना, कहने का मतलब आप तो जिस लहजे में बात कर रहे हैं लग रहा है कि हम पाकिस्तान के नागरिक हैं। नहीं, आप योग्यता आप जो खुद क्या बोल रहे हैं, पहले आप अपने बात पर आप गौर कीजिए। आप योग्यता जो छांट रहे हैं, मेरे नाम का गूगल कर लीजिएगा अभी प्रोग्राम के बाद और बता दीजिएगा कि पूरी दिल्ली में मुझसे ज्यादा योग्य कौन है। और 20 साल सर्विस पूरा करने के बाद भी मैं असिस्टेंट प्रोफेसर के लेवल पे बैठा हुआ हूँ। फोर्थ व्यूज, चौथा विचार, बाकी